गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 148। पेज नंबर 148, इससे पहले हमने 147 में पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है तो वर्क कितना होगा? 1 जूल। तो हमारी वर्क की यूनिट क्या हो गई? 1 जूल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो कितना डिस्प्लेस करेगी? 1 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, What is the work done when the force on the object is 0? अब अगर फोर्स हमारा क्या है? 0, तब क्या होगा? जब फोर्स 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क 0 होगा। मतलब वर्क अगर फोर्स 0 होगा तब भी 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब भी वर्क 0 होगा। नेक्स्ट आया, कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in figure 11.4. The baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive. अब देखिए, इस डायग्राम में एक बेबी इस कार को, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रही है। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो सिचुएशन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या होगा? वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a particular direction. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. That is, let the angle between the two directions is 180. Let the object stop after a displacement. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F is equal to minus S. अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, इसकी वेलोसिटी a है, अब ये मूव कर रहा है, हमने फोर्स लगा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के, तो क्या होगी? ये इधर जा रही थी, अब ये डिस्प्लेस कैसे करेगी? इस साइड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अपोजिट साइड। यहाँ मूव कर रही थी, हमने फोर्स कहाँ लगाया? इसके वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक। तो क्या हो गया? हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? निगेटिव में। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? निगेटिव। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वर्क भी कैसे होगा? निगेटिव होगा। तो अगर फोर्स कब लगाया जाए? डिस्प्लेसमेंट जहां हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। Work done is negative when the force acts opposite to the direction of the displacement. Work done is positive when the force is in direction of the displacement. अगर डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा? वर्क निगेटिव होगा। नेक्स्ट आया हमारा एनर्जी। Life is impossible without energy. The demand for energy is ever increasing. Where do we get energy from?
the sun is the biggest natural source of energy to us. Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atom, the interior of the earth and the tides. Can you think of other sources of energy? बिना एनर्जी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। एनर्जी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो नेचुरल सोर्स क्या है एनर्जी का? सन। इसके अलावा न्यूक्लियाई ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड टाइड से भी हमको एनर्जी मिलती है। The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. Let us consider the following examples. When a fast-moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. You must have seen that when raised hammer fall on a nail placed on a piece of wood. The word energy बहुत हम यूज करते हैं, लेकिन साइंस में इसकी क्या डेफिनेशन है ये अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, अगर एक फास्ट मूविंग क्रिकेट की बॉल एक स्टेशनरी खड़े हुए विकेट को हिट करती है तो क्या हो जाता है? विकेट दूर जाके थ्रो हो जाता है। ऐसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट रेज टू अ सर्टेन हाइट से उसको रेज किया जाए तो वो भी वर्क करेगा। ऐसे ही जैसे हैमर को हम किसी लकड़ी पर क्या करते हैं, वुड पर क्या करते हैं, रेस करते हैं, तो वुड क्या हो जाती है? कट जाती है पीसेस में। और ऐसे ही अगर हम हैमर से आयरन नेल को क्या करें? रेस्ट करें। ये आयरन नेल है, अब हम हैमर से इसको क्या कर रहे हैं? रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो वुड पे फिक्स हो जाएगी। इट ड्राइव द नेल इनटू द वुड, तो हमारी वुड पे क्या हो जाएगी? नेल ड्राइव हो जाएगी। जैसे ये वुड है, ये मान लीजिए वुड है, ये हमारी यहाँ पर नेल है ये, और हमने हैमर से इसको रेस किया तो क्या हो गई? इस वुड पे ये क्या हो गई? रेस्ड हो, इस पे क्या हो गई? फिक्स हो जाएगी, ड्राइव हो जाएगी ये। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय सच अ टॉय कार, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape. When the force is withdrawn, however, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. अभी देखिए, अगर हम क्या करें, टॉय कार को वाइंड करें ऐसे, ठीक है, तो क्या होती है? वो आगे की ओर जाने लगती है। जब हम कार को उसको, तो वो क्या होगी? आगे की ओर जाने लगेगी। जब हम उसको ऐसे करते हैं तो वो आगे की ओर जाने लगती है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, बैलून को फिल कर दें और बैलून को प्रेस करें तो बैलून क्या करेगा? अपना शेप चेंज कर देगा, और फिर जब उस पर फोर्स हटा लेंगे तो क्या होगा? फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें बहुत सारी, जब बैलून बिल्कुल टाइट हो जाए और उसको हम प्रेस करेंगे तो बैलून क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। In all these examples, the object acquired through different means the capability of the doing well. दोनों सिचुएशन में, फर्स्ट में कार वाले में और सेकेंड में बैलून वाले में, दोनों में वर्क की कैपेबिलिटी अलग अलग थी। An object having a capability to do work is said to possess energy. मतलब वर्क करने की कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? एनर्जी। The object which does the work loses energy and the object on which the work is done gain energy. जिस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो वो क्या करता है? एनर्जी लॉस करता है। विच ऑब्जेक्ट डज द वर्क, जो ऑब्जेक्ट वर्क डज करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, लूज होगी। और जिस ऑब्जेक्ट पर
द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है वह एनर्जी गेन करता है। अभी हम इसको एक एग्जांपल से पढ़ें। मतलब जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वह एनर्जी लूज करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा वह एनर्जी गेन करेगा। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. The second object may move as it receive energy and therefore do some work. अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स। फोर्स से क्या होगा? एनर्जी इस ऑब्जेक्ट से, जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी एनर्जी किस पे चली गई? ट्रांसफर हो गई इस ऑब्जेक्ट पे। तो इसके पास एनर्जी थी तो इसने फोर्स लगाया तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी ट्रांसफर हो गई। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, हम इसके पास एनर्जी थी, इसने इस पे फोर्स लगाया तो देखिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया ना एनर्जी लेके, और यहाँ पर क्या हो गया? वर्क हो गया। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड द कैपेसिटी टू डू वर्क। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या थी? वर्क करने की कैपेसिटी थी। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी, तो वर्क करने की इसके पास कैपेसिटी थी, तो इसने इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्क हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोसेस एनर्जी कैन डू वर्क। जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है वो वर्क डू कर सकता है। द एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज थस मेजर्ड इन टर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क। कितनी एनर्जी उसमें है, पोसेस है, वो उसकी क्या कहला सकती है? वर्क डूइंग करने की कैपेसिटी। मतलब वो कितना वर्क डू करेगा उसकी कैपेसिटी होती है कि उसमें कितनी एनर्जी पोसेस है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज द वर्क। तो वर्क की कैपेसिटी ही तो एनर्जी है, तो जो वर्क की एनर्जी होगी, वर्क की यूनिट होगी, वही क्या यूनिट होगी? एनर्जी की। तो इससे पहले हमने वर्क की यूनिट क्या देखी थी? जूल। तो हमारी एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी? जूल। और इसकी और लार्जर यूनिट कर देंगे तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल।